हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना था और उसका रिलेशन एपरेंट डेप्थ के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट और इन दोनों टॉपिक को अब हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की क्लास है रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड मैंने बताया जैसा कि आज की क्लास में हम इन दोनों क्वांटिटीज को समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में। सो टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया with respect to each other when their refractive indices in air are given, a ray light AB refracts from different medium as shown in figure। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया का ईच अदर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ए डैश बी डैश फॉर रिफ्रैक्ट। अब मैं आपको पहले इमेज दिखा देती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये रही उसकी इमेज। हमारे पास क्या है, अलग अलग इंटरफेयर है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश। लाइट रे ए बी एयर से आती है, इंटरफेस से टकराती है एंड देन क्या हो जाती, बेंड हो जाती है। अवे भी हो सकती है, टूवर्ड्स भी हो सकती है। हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि जो दूसरा मीडियम है वो रेयरर है या डेंसर है, तो हम एंगल को वेरिएबल लेके चल रहे हैं। ओके, तो लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, देन फिर जाके इंटरफेस सी डी से टकराई, फिर जाके बेंड हुई एंड देन फिर इंटरफेस ई एफ से टकराई एंड देन फिर से एयर में आ गई। तो हमने ये एंगल दिखा दिया कि वापस एंगल एक्स हमें मिल गया। ओके, तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हमने डायग्राम आपको दिखा दिया है। फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट इंटरफेस ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में क्या बन रहा होगा, हमारे पास एंगल एक एक्स था, रिफ्रैक्ट होने के बाद एंगल वाई हो गया। ओके, तो ए और ये ए डैश बी डैश है। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन वाई इक्वल हो जाएगा म्यू ए साइन एक्स। ये स्नेल्स लॉ है। इस टर्म को मैं इस साइड ले आई एंड इस टर्म को इस साइड ले आई और इसको शॉर्ट में हमने ये लिख दिया। इसका मतलब यही है म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए। तो ए बी इंटरफेस पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मिला। सिमिलरली सी डैश इंटरफेस पे क्या हो रहा था, ए बी के बाद सी डैश डी डैश इंटरफेस था हमारे पास। एंगल वाई से टकराती है रे एंड रिफ्रैक्ट होकर एंगल जेड बना देती है। यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू ए और इधर की साइड था म्यू जी, तो इनके बीच में ये रिलेशन है, स्नेल्स लॉ से ये निकला है। ओके, इंटरफेस सी डी पर। अब अगर हम आगे बढ़े, इंटरफेस ई एफ पे क्या रिलेशन निकला है, तो क्या हो रहा था, एंगल एक्स से आ रही थी एंड देन एंगल जेड से आ रही थी एंड एंगल एक्स से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ गई। इधर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है एंड इधर का म्यू ए है, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये रिलेशन था। ओके, अब हम अपने डायग्राम पे आ जाते हैं फिर से रिमाइंड कराने के लिए कि ये था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, इसका म्यू डब्ल्यू है, इसका म्यू जी है और इसका फिर से म्यू ए है। तो हमने सिंपली क्या किया, स्नेल्स लॉ लगा दिया। तो इस वाले इंटरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ हम लगाए तो क्या बनता है, म्यू ए साइन एक्स किसके इक्वल है, म्यू डब्ल्यू साइन वाई। ओके, अब इस वाले इंटरफेस पे बात करें, ये तो हमने ए डैश बी डैश की बात करी है। सी डैश डी डैश की अगर बात करें तो म्यू डब्ल्यू साइन वाई किसके इक्वल है, म्यू जी
साइन जेड के, स्नेल्स लॉ लगाया है। एंड अगर हम बात करें ई डैश एफ डैश की, तो म्यू जी साइन जेड किसके इक्वल है? म्यू ए साइन एक्स के। तो अगर इन तीनों रिलेशनशिप को कंपेयर किया जाए तो हम ये देख पा रहे हैं कि म्यू ए साइन एक्स इक्वल है म्यू डब्ल्यू साइन वाई के, इक्वल है म्यू जी साइन जेड के। तो ये रिफ्रैक्टिव, बहुत सारे मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप, स्नेल्स लॉ का ये रिलेशनशिप हमेशा वैलिड होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, सारी इक्वेशन को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम इस इक्वेशन का मतलब यही है कि म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए मल्टीप्लाई बाय म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए डिवाइडेड म्यू डब्ल्यू होना चाहिए इंटू म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू जी। हमेशा 1 ही आएगा, सब कट जाएंगे। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन आप निकाल सकते हो। इसका मतलब ये कि म्यू जी डब्ल्यू के बीच में आप अपने साइड से ही एक वो लेके आ सकते हो वेरिएबल, इसको अपर बना दो। ये रिलेशनशिप हर जगह होल्ड करेगा। ये ए हमने अपनी साइड से ही इंट्रोड्यूस करा है। इस इक्वेशन से हमें ये निकल के आ रहा है। ओके, कि दो मीडियम के बीच में अगर और भी मीडियम रखे हैं तो सारे के सारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन एक तो 1 हो जाएगा, एंड तीनों के तीनों किसी न किसी रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ क्या होते होंगे? कंबाइंड फॉर्म में रहते होंगे। अब आगे चलते हैं। सिमिलरली अगर रेसिप्रोकल करना चाहते हैं आप म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू जी डब्ल्यू। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब मैंने लिख दिया म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू जी डब्ल्यू। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल गई है कि म्यू डब्ल्यू जी किसके इक्वल है? 1 म्यू जी डब्ल्यू। ये एक रिलेशनशिप निकल के आ गया है यहाँ से। उसी रिलेशनशिप की बात इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन में करी गई है। ओके, यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप अपनी साइड से एक इंटरफेस दोनों के बीच में ला सकते हो, सब अपने आप ही कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इन एयर व्हेन लाइट वेव फ्रीक्वेंसी इतना ट्रेवल इन द एयर, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। ओके, तो कैलकुलेट क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? स्पीड कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लाइट की। किस किस मीडियम में? ग्लास मीडियम में एंड एयर मीडियम में। जब हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है एंड हमें एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हमें क्या दे दिया गया है? फ्रीक्वेंसी दे दी गई है एंड हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हमें रिलेशन पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या दे रखा है? एयर से ग्लास के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VA डिवाइडेड बाय VG, एंड हमें VG कैलकुलेट करना है। इसको VA की जगह हम स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है, हमें ये दे ही रखा है म्यू, एंड हमें VG कैलकुलेट करना है। तो VG किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 या फिर 1.5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे? VG कैलकुलेट कर देंगे, जो कि ये निकल के आया है 2 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्लास में कैलकुलेट किया। नेक्स्ट चीज पूछी गई थी वो वेवलेंथ पूछी गई थी। एंड वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है हमारा? हम जानते हैं कि स्पीड किसकी इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। स्पीड हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर दिया। क्या आया था स्पीड? 2 इंटू 10⁻8 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है ग्लास में। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? इसको डिवाइड में ले आया जाए तब। ओके, सो 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻14 और इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आया 3.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ निकल के आई ग्लास में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। उस क्वेश्चन के अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि हमें एयर में चीजें बतानी है। तो याद रखना जितनी स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है उतनी ही स्पीड लाइट की एयर में होती है। तो उस पार्ट का हमें डायरेक्ट आंसर पता था कि एयर में स्पीड क्या होगी? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है लाइट की एयर में। ओके, अब हमें वेवलेंथ फाइंड करनी थी। जब हमें क्या दे रखा था? फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में नापा जाता है, ये उसकी यूनिट होती है। इसको अगर पूरा लिखूं मैं तो HERTZ हर्ट्स बोलते हैं इसको। ओके, तो रिलेशन क्या होता है स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में? स्पीड इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, हमें सी पता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि लैम्डा क्या निकल के आया? एंड लैम्डा निकल के आता है सी अपॉन न्यू, जहां पर सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर। और ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारी क्या निकल के आ रही है? वेवलेंथ निकल के आ रही है लाइट की एयर में। ओके, तो हमने ग्लास में वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली एंड हमने एयर में कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन में यही दो चीजें पूछी गई थी। तो अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, इस चीज के एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे आपको स्कूल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया कि ग्लास से बना हुआ कोई क्यूबिकल या क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट जो कि रेक्टेंगल शेप में है, मतलब क्यूबॉइड शेप में है। इस टाइप की अगर आप कोई स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये पूरा का पूरा ग्लास से बना है। ओके, कोई कुछ भी मिरर विरर नहीं, जो नॉर्मल ग्लास होती है उससे ये मिलके बना हुआ है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो इस टॉपिक में हमें सीखना है कि अगर कोई लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास हो रही होती है तो अब उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, तो हमें उस चीज के बारे में जानना है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को मैं अब ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। मीडियम हमारा क्या क्या हो गया? ग्लास हो गया। इधर बाकी बाहर की साइड मीडियम क्या है? बाकी बाहर की साइड मीडियम एयर है। तो कोई लाइट रे जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास हो रही होगी तो उसका रे डायग्राम क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं? तो कोई लाइट रे आती है एंड इस पहले इंटरफेस से टकराती है। ओके, ये यहाँ पर आके टकरा गई
वो जिसने एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया। तो रिफ्रैक्टेड रे कैसी होगी, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल होगी या मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ग्लास कैसा मीडियम है, रेयरर या डेंसर। ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी। तो लाइट को हम नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करा देते हैं। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। अब लाइट इस इंटरफेस से टकरा गई, ग्लास एयर इंटरफेस पे। इसका मतलब ये कि अब लाइट रे क्या करेगी, ग्लास से बाहर निकलेगी। तो लाइट रे जब ग्लास से बाहर निकलेगी तब वो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। एंड द करेक्ट आंसर इज कि वो नॉर्मल से दूर की साइड भागेगी। ओके, तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये देखोगे कि अगर जो ओरिजिनल पाथ था, अगर उसको हम वापस ट्रेस करें कि लाइट अगर ग्लास स्लैब प्रेजेंट नहीं होता तो लाइट ओरिजिनली ऐसे जा रही होती। तो ये ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ। अगर लाइट रे इस पाथ पे ट्रेवल कर रही है होती अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ग्लास स्लैब आने की वजह से लाइट अब इस पाथ पे ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि ये जो दोनों लाइन है, ओरिजिनल पाथ वाली एंड रिफ्रैक्टेड पाथ वाली, ये दोनों की दोनों लाइन हमेशा पैरेलल मिलेगी, हमें पैरेलल लाइंस मिलेगी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या कि ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, तो हमें लाइंस कैसी मिलेगी, हमेशा पैरेलल ही मिलेगी। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए जब भी कोई लाइट रे किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास हो रही होती है तो क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, तो जो लाइट रे बाहर निकल रही है, लास्ट की जो लाइट रे बाहर निकल रही थी ग्लास स्लैब से, इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ हुई, बाहर आ गई। तो ये जो दूसरी लाइन बाहर की साइड आ रही है इसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। इसका नाम है इमर्जेंट रे। तो आप देख सकते हैं क्या कि ओरिजिनल पाथ से जो इमर्जेंट रे होगी वो हमेशा पैरेलल होगी। ओरिजिनल पाथ से जो इमर्जेंट रे होगी वो हमेशा पैरेलल होगी। बस अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या हो गई है, ये डिस्प्लेस्ड हो गई है, शिफ्ट हो गई है। ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, ये दोनों लाइंस होगी हमेशा पैरेलल। ये एक्सपेरिमेंट आपको आपके स्कूल में कराया जाएगा। आपको एक ग्लास स्लैब दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पर कोई भी आप एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करो और वहां पर 2 पिंस लगा दो। ठीक है, फिर जाके आप ग्लास स्लैब को देखो, इन पिंस को देखो, आपको ये पिंस कहाँ दिख रही हैं ग्लास स्लैब से, वहां पर आप पिंस लगा दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमेशा हमें जो पिंस मिलेगी वो डेविएटेड मिल रही होगी। एंड अगर आप लाइन को ट्रेस करोगे तो हमेशा आप पाओगे कि जो ओरिजिनल पाथ होगा उससे ये जो इमर्जेंट रे आएगी वो हमेशा की हमेशा पैरेलल होगी। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे स्कूल के एक्सपेरिमेंट्स में कराए जाते हैं। लाइट चैप्टर से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स स्कूल में कराए जाते हैं और ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट होता है, ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ग्लास स्लैब में हमने क्या सीखा कि हमें क्या गया, एयर ग्लास इंटरफेस मिला, ये पहला इंटरफेस था। एंड दूसरा हमें ग्लास एयर इंटरफेस मिला। तो हमें 2 बार रिफ्रैक्शन देखने को मिला। कितनी बार हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिला, 2 टाइम्स।
refraction happened. तो हमें 2 बार रिफ्रैक्शन देखने को मिला। तो जो ग्लास स्लैब है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि स्टार क्यों ट्विंकल कर रहे थे। स्टार इसलिए ट्विंकल कर रहे थे क्योंकि जो हमारी एटमॉस्फेयर था उसमें मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टार्स वाले केस में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे होते हैं। एंड मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, स्टार अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ के किसी और पोजीशन पे दिखाई देने लग जाते हैं हमें। ये हमारा एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है और ये स्टार है। ओके, इसकी लाइट रे आती है, हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती है, बेंड हो जाती है, फिर से टकराती है, बेंड हो जाती है, फिर से टकराती है एंड देन हमारी आंखों में आती है ये लाइट रे। तो हमारे को ऐसा फील होता है कि एक्चुअली में स्टार इस पोजीशन पे प्रेजेंट है। एंड बिकॉज हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीटली मोशन में होता है हर टाइम, तो कभी कभी क्या होता है हमें स्टार दिखाई देता है और कभी कभी क्या होता है हमें स्टार नहीं दिखाई देता है, और इसी की वजह से ट्विंकलिंग होती है। तो यही सेम फिनोमिना ग्लास स्लैब में भी लग रहा होता है कि किसी लाइट की एक्चुअल पाथ कुछ और है, ये लाइट का एक्चुअल पाथ है। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसी की ऐसी निकल जाती, बट बिकॉज ग्लास स्लैब वहां पर प्रेजेंट था तो रिफ्रैक्शन होता है एंड रिफ्रैक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होता है एंड हमें एक इमर्जेंट रे मिलती है। इस रे का नाम क्या है, इमर्जेंट रे। तो अगर कोई इंसान इस इमर्जेंट रे को देख रहा होगा, अगर आप इस इमर्जेंट रे को देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट किधर प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट तो इधर प्रेजेंट है, बल्कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किधर प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट इधर प्रेजेंट होता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से कोई चीज अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें कहीं और दिखाई दे रही होती है। ओके, तो ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन था अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी एंड हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्लास में हम अब लेंसेज के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे कि लेंसेज क्या होता है, उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के खाली बेसिक्स ही पढ़े हैं कि रिफ्रैक्शन किस लिए होता है, मीडियम की चेंजेस की वजह से होता है। फिर हमने रिफ्रैक्शन की कॉजेस पढ़े, किस लिए रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने पे। फिर जाके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, हमने एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा कि रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर आता है और उससे हम कौन कौन से फिनोमिना समझ पाते हैं। जैसे कि हमें सूरज उगने एक्चुअल में उगने से पहले पहले ही दिख जाता है एंड सन सेट होने के बाद भी हमें 2 मिनट तक सूरज दिखाई दे रहा होता है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने अपरेंट डेप्थ के बारे में समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीपल रिफ्रैक्शन में हमने समझा, और अभी हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब समझा। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर में मिरर्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम रिफ्रैक्शन चैप्टर में लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो चश्मा पहनते होंगे, तो वो जो चश्मे हैं वो लेंस ही होते हैं। तो अब हम लोग उन लेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं,
उन लेंसेज़ का यूज़ कैसे है। कोई लोग जो दूर का देख पा रहे हैं उनको किस टाइप के लेंसेज़ लग रहे हैं। कोई लोग जो पास का नहीं देख पा रहे हैं उनको किस टाइप के लेंसेज़ लग रहे हैं। फिर हम जब भी लेंस खरीदते हैं तो एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है, वो होता है पावर ऑफ द लेंस। ओके? तो हम उस पावर के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस में पावर कौन-सी होती है, ठीक है? उसकी डेफ़िनेशन क्या होती है। फिर जाके हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारी आँख के अंदर भी एक लेंस लगी होती है और हमारा आँख कैसे वर्क करता है कि हम सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। फिर जाके हम एक फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट का स्कैटर हो जाना। ठीक है, लाइट आती है, पार्टिकल से टकराती है और स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। उससे क्या-क्या फिनोमेनाज़ निकल के आते हैं। हम इस चैप्टर में आगे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।